नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और जैसे आप सभी को मालूम है, जो इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए आज का सिर्फ मुद्दा है कि आज के लोकतंत्र में विपक्ष का रोल क्या है, विपक्ष की अहमियत, उसकी भूमिका क्या है। क्या विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को इस लोकतंत्र और जनता देश के प्रति निभा पा रहा है? अगर नहीं निभा पा रहा तो क्यों नहीं निभा पा रहा है? क्या उस विपक्ष में देश का युवा शामिल है या नहीं है? इन सब पे चर्चा करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आप सबके मैं प्रश्न लूं। और 600 से ऊपर साथी जुड़ चुके हैं, इसलिए मैं अपनी छोटी सी बात को रखूंगी। और ये पहली बार मेरी आपसे चर्चा होगी, क्योंकि अधिकतर मैं फेसबुक लाइव करती हूँ, अपनी बात को रखती हूँ और उसके बाद आप लोगों के जो भी मैं कहती हूँ सुझाव आए हैं, जो भी आपने बात रखी उसको मैं बहुत तसल्ली से पढ़ती हूँ, नोट करती हूँ। लेकिन ये पहली बात मैं आपसे संवाद करूँगी, आपका नाम लेकर आपका प्रश्न पढ़ूंगी और मुझे उम्मीद है वो लोकतंत्र और विपक्ष के तौर पर पूछा गया हो। और आप अपने आप को सत्ता में देखते हैं या विपक्ष में, ये पहले आपको तय करना होगा। अगर आप सत्ता में के साथ अपने आप को मानते हैं तो फिर मैं कहूँगी ये चर्चा शायद आपके लिए नहीं है। और अगर आप अपने आप को विपक्ष में रखकर देखते हैं तो ये चर्चा बिल्कुल आप और मेरे लिए आगे जारी रहेगी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि सब लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा जो है वो शासन किया है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हाँ, कांग्रेस ने सबसे अधिक समय तक शासन किया इस देश के ऊपर। इसलिए मैं इस बात को कभी कभी महसूस करती हूँ कि कांग्रेस के पास विपक्ष का जो अनुभव है वो बहुत कम है। ठीक उसी तरह जिस तरह से इतने साल कांग्रेस ने राज किया तो भाजपा एक लंबे समय तक विपक्ष में रही, इसलिए वो विपक्ष की भूमिका को बहुत बेहतरीन तरीके से बीजेपी ने निभाया। इसलिए हमें लगता है कि वो सत्ता में आकर शायद सत्ता के तौर पर वो भूमिका नहीं निभा पा रही है, जो कांग्रेस इतने साल शासन में रहने के बाद शायद विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका कितनी बेहतर निभा पा रही है या नहीं, उस पर बात है। मैंने सुषमा स्वराज जी का एक जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ सेंटर में उनका दिया हुआ कि लोकतंत्र में विपक्ष के ऊपर उन्होंने एक लेक्चर दिया है, जिसको मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, जब मैं कांग्रेस में थी और सत्ता में थे हम लोग, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की 10 साल सरकार थी, तो नेता जो हमारी सोनिया गांधी जी हैं वो हमें बार बार कहती थी कि नेता विपक्ष सुषमा स्वराज जी को जरूर सुना करिए। और मैं हमेशा सुषमा स्वराज जी के नेता विपक्ष के तौर पे भाषणों को सुनती थी। और 2013 का जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ कि वो नेता विपक्ष थी और लॉ सेंटर गई दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वहाँ पर लेक्चर दिया विपक्ष और लोकतंत्र के ऊपर, उसको सुना और आपसे शेयर भी किया। आज मात्र उस पर मैं चर्चा करूँगी। कल 22 मई को कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने विपक्षी दलों की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें 22 राजनीतिक दल, देश के 22 राजनीतिक दल, 3 को छोड़कर, जिसमें एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी, 3 को छोड़कर बाकी 22 जो विपक्षी दल हैं उन्होंने उस मीटिंग में हिस्सा लिया। और उस मीटिंग का मकसद मात्र इतना ही था कि देश एक आपदा से गुजर रहा है, उस आपदा में कोरोना से कैसे लड़ रहे हैं हम लोग, किस तरह से हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, किस तरह से आर्थिक जो गिरावट आ चुकी है, जिस तरह से भुखमरी, बेरोजगारी, उस पर विपक्षी दलों ने कल जो है वो चर्चा की। और इसमें 22 दलों के साथ बड़े बड़े नेता और 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, पौंडीचेरी, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड, केरला, इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी इस चर्चा में विपक्षी दलों के साथ शामिल हुई हैं। अब आपके मैं सवाल लूंगी और हम सब मिलकर ये देखेंगे कि क्या विपक्ष, क्योंकि लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो 300 जो है, मैं कहीं अगर गलत हूँ तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं, 303 सीटें भाजपा की आई, 303। 1984 में राजीव गांधी जी को 400 से ऊपर सीटें मिली थी, वो अपने आप का इतिहास और कीर्तिमान है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उसके बाद दूसरी बार जो है वो 2019 में 303 सीटें भाजपा को आई। और वहीं अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, 52 सीटें आई। अब हमें यह तय करना है कि विपक्ष की जिम्मेदारी इस देश में मात्र कांग्रेस की है या वो सब जो इस समय एनडीए का, बीजेपी का, सत्ता का हिस्सा नहीं है, वो सभी विपक्ष हैं और उन सबकी जिम्मेदारी बनती है, या विपक्ष संसद और विधानसभाओं से बाहर सड़कों पर भी होता है। ये आज हम इस पे चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के प्रश्न पढ़ने की। प्रश्न आप छोटे लिखेंगे तो मैं उसको बता पाऊंगी।
एक पूछ रहे हैं भाई आप वॉज नॉट इनवाइटेड, ये गलत है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी सबको आमंत्रित किया गया था। 25 जो दलों को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने 3 दलों ने, एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने तय किया था कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। यही कन्फ्यूजन है कि आप सत्ता के साथ हैं, आप विपक्ष के साथ हैं, या आप बीच में झूल रहे हैं। आप बीच में झूल रहे हैं और उससे किसका फायदा होगा? आप क्या विपक्ष को ताकत देंगे, या आप ना विपक्षी मीटिंगों में जाकर आप जो है वो सत्ता को ताकत देते हैं। सुषमा स्वराज जी का जब मैं भाषण सुन रही थी, उन्होंने एक बात की, ध्यान से सुनिएगा। जब बाहरी ताकतें देश की सरकार पे दबाव बनाती हैं, ये दबाव बना था न्यूक्लियर के समय पर, बना था जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया या न्यूक्लियर के ऊपर हमारी डील हुई थी, एफडीआई के ऊपर हमारी बात हो रही थी, तब ये हुआ कि विदेशी ताकतों का दबाव होता है। उस समय जब सरकारों के ऊपर विदेशी दबाव हो तो विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होता है। तो सरकार के साथ खड़ा होता है कि आप ऐसा कोई फैसला मत लीजिए, और कोई भी है आप सदन में ऐसा प्रस्ताव लाइए जिसमें विपक्ष भी आपके साथ खड़ा होगा, ताकि आप बाहरी किसी दबाव में ना आए। और अगर कहीं सरकार लगे कि अपने कए हुए वायदों को भूल रही है, तो विपक्ष की वहां पर भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें याद दिलाएं, बार बार याद दिलाएं कि आपने चुनावों में क्या वायदे किए थे। अगर आप भूल रहे हैं तो आपको याद दिलाने का काम विपक्ष का है। अगर आप बाहरी दबाव में हैं तो विपक्ष आपके साथ पूरी ताकत बन के खड़ा होता है। और अगर आप जन विरोधी नीतियां और फैसले करते हैं, तो यही विपक्ष को पूरी मजबूती के साथ आपके खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, यानी कि सड़कों पर आकर खड़ा होने की जरूरत होती है। मैं 2 आंदोलन का जिक्र करूंगी, एक 1977 का जेपी आंदोलन और दूसरा अन्ना आंदोलन की बात करूंगी। ये 2 आंदोलन ऐसे हुए और दोनों आंदोलन मैं जिक्र कर रही हूँ, ये दोनों आंदोलन तब हुए जब जो है कांग्रेस सत्ता में थी उस समय पर, और ये दोनों आंदोलन सड़कों पर हुए थे, जेपी और अन्ना आंदोलन। और दोनों आंदोलन इतने मजबूत आंदोलन थे कि उन्होंने कांग्रेस की जो सत्ता थी उसे जो है सत्ता से बाहर कर दिया था। तो ये मैं बता रही हूँ कि विपक्ष मात्र सदन या विधानसभाओं के भीतर नहीं होता, विपक्ष सड़कों पे जनता का भी होता है। और जिसका खामियाजा कांग्रेस को हुआ कि कांग्रेस को जेपी आंदोलन के बाद या अन्ना आंदोलन के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा, पर जो सरकारें उसके बाद बनी, चाहे मोरारजी देसाई की सरकार हो और चाहे जो भी सरकारें बनी, वो अपना जो है, दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ, अपने मूल जो उनकी विचारधारा थी, लड़ाई थी, उससे वो भटक गई। और यही हाल हुआ कि मोरारजी देसाई सरकार जो है, इतना बड़ा आंदोलन जेपी आंदोलन के बाद जो खड़ी की गई थी, वो 2 फाड़ हो गई, अपने महत्वाकांक्षी हो गए। और वो जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं जेपी जी को भी बहुत गहरा धक्का लगा था कि वो खत्म हो गया। उसी तरह अन्ना आंदोलन भी पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ था, लेकिन वो मात्र दिल्ली के अंदर एक पूर्ण राज्य, पूर्ण अधिकार भी नहीं है, वहाँ की एक सरकार बनाकर सीमित होकर बस वो आंदोलन खत्म हो गया, वहाँ पर उसने अपना दम तोड़ दिया। तो ये 2 आंदोलन थे जो बिल्कुल मजबूत आंदोलन थे, जनता द्वारा खड़े किए गए आंदोलन थे, लेकिन सत्ता के लालचियों ने उस दोनों आंदोलन को पूरी तरह ध्वस्त करके खत्म कर दिया और सत्ता तक उसको सीमित कर दिया। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ, खासतौर से अगर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी के लोग अगर हों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आ रहा है, हम सारा विपक्ष को अब उत्तर प्रदेश के अगर नज़रिए से देखें, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, 22-23 करोड़ की आबादी है, चुनाव भी है, युवा नेता हैं, मुख्यमंत्री भाजपा के हैं योगी आदित्यनाथ जी, युवा हैं, अखिलेश यादव युवा हैं, कांग्रेस के जो प्रभारी महासचिव प्रभारी हैं प्रियंका गांधी जी, वो भी युवा हैं। ये तीनों ऐसे नाम हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश, प्रियंका गांधी, जो 50 साल से कम की उम्र के हैं, और तीनों एक युवा भावी भविष्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जा सकता है। जहाँ पर बीएसपी की बात है, लगभग काफ़ी साल हो गए हैं मायावती जी को सत्ता कुर्सी से बाहर हुए और उम्र भी उनकी, मुझे लगता है कि अगले चुनाव से लड़े तो 5 साल में वो 70 पार कर जाएंगी, इसलिए मैं उनको इन श्रेणी में अभी नहीं रख रही हूँ। लेकिन आपको मैं ये ज़रूर कहूँगी, चाहे वो जो भी है बीएसपी के हैं, एसपी के हैं, ये आपको तय करना है कि आप भाजपा के साथ हैं, विपक्ष सत्ता में हैं, या आप विपक्ष में हैं। पूरी तरह से साफ करना होगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ एसपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी ये सत्ता में है तो नहीं, सत्ता के खिलाफ भी बहुत मजबूती से बोलते हुए इन्हें आप नहीं देखेंगे, बहुत सॉफ्ट रहते हैं। प्रश्न ये तीनों करेंगे तो कांग्रेस से करेंगे। कांग्रेस क्या है, इन्हीं की तरफ विपक्ष में है। कितनी सीटें हैं? 52 सीटें हैं। विपक्ष की जिम्मेदारी, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी क्या मात्र कांग्रेस पे है?
या उन सभी 25 से अधिक दलों पर है जो आज विपक्ष में हैं या होने का, माफ़ी चाहूँगी, कुछ लोग दिखावा कर रहे हैं। मैं आपके प्रश्न पढ़ रही हूँ, आपको नहीं लगता कि आपको अन्ना को बीजेपी, मैं आपके प्रश्न पढ़ रही हूँ और जिसका प्रश्न मुझे लगेगा कि लोकतंत्र से, अन्ना आंदोलन नहीं था, मोदी के बहकाने पर धोखे में किया गया आंदोलन था। देखिए, मुझे लोग कहते हैं कि आपने भी तो आम आदमी पार्टी छोड़ी। जिन लोगों ने मुझे आम आदमी पार्टी से पहचानना शुरू किया वो भूल गए कि 1995 में 22-23 साल पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही, एनएसवी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, और एक आंदोलन में मैं गई थी। वो आंदोलन अन्ना आंदोलन था, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन था जो लोगों द्वारा खड़ा किया गया आंदोलन था, उसमें हिस्सा लिया। लेकिन जब पार्टी के अंदर, मैं केजरीवाल को सिर्फ जानती नहीं हूँ, काम किया उनके साथ, विधायक रही हूँ, पार्टी के अंदर रही हूँ, जब लगा कि वो अब समझौता कर रहे हैं, कहाँ समझौता किया? धारा 370 कश्मीर का। कांग्रेस का जो स्टैंड पहले था वो आज भी रहा, लेकिन स्टैंड किसने बना? बीएसपी की बहन मायावती जी ने बदला, अरविंद केजरीवाल आम आदमी ने बदला, सीएए और इसके ऊपर 370 पे धारा पर जो उनका स्टैंड था, नीतिगत स्टैंड था, उस पर वो बदल दिया उन्होंने अपना स्टैंड। आप समझ रहे हैं? तो जब केजरीवाल ने भी अपने स्टैंड बदलने शुरू किए, उनको ये महसूस होने लगा, माफ़ी चाहूँगी, कि ये जो हमारे मुस्लिम मतदाता है वो भाजपा में कभी जाएगा नहीं और कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है, ये बैठे बैठाए मेरी जेब में, इनके लिए कुछ करूं ना करूं, इनके जो नागरिकता आंदोलन हुए, शाहीन बाग है, वो उसमें जाऊं ना जाऊं, कुछ करूं ना करूं, ये वोट मेरे से कहीं जा ही नहीं सकता, इनकी मजबूरी बन चुका हूं मैं। इसलिए उन्होंने सॉफ्ट लाइन लेनी शुरू की हिंदुत्व वाली, कि इतने अत्याचार हुए, दंगे हुए, और उन्होंने असमर्थता जताई और बहुत सी चीज़ें पार्टी के अंदर हो रही थी जो मुझे लगा उनको संघ की तरफ, भाजपा की विचारधारा की तरफ ज़्यादा धकेल रही हैं। इसलिए मैंने उस समय फैसला किया और इधर उधर किसी और पार्टी में जाने की बजाय, जहां मैं 20-25 साल जिस पार्टी, जिस घर में थी, उसमें मैंने वापस आना और इस लड़ाई को, इस संघर्ष को आगे ले जाना बेहतर समझा। मैं सत्ता छोड़कर आई हूँ, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं सत्ता के लालच में आई हूँ। देखिए, अखिलेश जी की बात आप कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मानती हूं कि अखिलेश यादव जी एक युवा हैं, मुख्यमंत्री बहुत कम उम्र में रहे हैं और अच्छे प्रयास उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए किए हैं, लेकिन उन्हें अपनी स्थिति को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में साफ करना होगा। कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने जो मीटिंग बुलाई थी, वो मीटिंग सरकार को गिराने के लिए नहीं थी। वो मीटिंग, मैं साफ कर देना चाहती हूँ समाजवादियों के लोगों से, क्योंकि बहुत से युवा मुझे फॉलो करते हैं समाजवादी के, मैं उनसे साफ कह देना चाहती हूँ, ये जो मीटिंग थी, ये कोई चुनावी मीटिंग नहीं थी, ये कोई यूपी का चुनाव तय करने के लिए नहीं थी, ये कोई गठबंधन तय करने के लिए नहीं थी, ये सीटों के समीकरण और सीट शेयरिंग के लिए नहीं थी। ये बात बीएसपी को और एसपी को समझ आनी चाहिए थी, अगर वो अपने आप को बीजेपी, आरएसएस संघ के साथ, सत्ता के साथ नहीं मानते हैं। इसलिए उन्हें इस मीटिंग में देश हित में, गरीब मजदूर के हित में आना चाहिए था, अपनी आवाज़ को विपक्ष के मन से उठाना चाहिए था और उस विपक्ष की ताकत को ताकत देनी चाहिए थी, जिसमें वो चूक गए, पूरी तरीके से चूक गए हैं। अब आप ममता बनर्जी जी की बात करेंगे तो तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं, बिल्कुल कांग्रेस बंगाल में उनके खिलाफ लड़ती आई है, चुनाव और लड़ेगी, वो चुनावी बातें हैं। वो चुनाव जब आएगा तो कौन किसके साथ गठबंधन करेगा, कितनी सीट शेयर होंगी और कौन एक दूसरे के सामने लड़ेगा, वो चुनावी समीकरण चुनाव में तय होंगे। लेकिन ममता बनर्जी अपने बंगाल की जनता के लिए, विपक्षी की जो 8 मुख्यमंत्री आए थे उनसे सहयोग लेने के लिए, उन्हें सहयोग देने के लिए विपक्ष की उस मीटिंग का हिस्सा बनी। ये है लोकतंत्र की एक जीत, कि जब आप नहीं हैं सत्ता के साथ तो आप नहीं हैं, और अगर वो अन्याय कर रहे हैं, उनकी नीतियां ऐसी हैं, आपने देखा लेबर कानून, केंद्र की भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में लेबर कानून को कमजोर कर दिया, मजदूरों का जो कानून था उसे लोग को कर दिया। अब विपक्ष की जिम्मेदारी क्या बनती है? विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार अगर ऐसी कोई नीतियां, कार्यक्रम ला रही हैं जो गरीब मजदूर के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ खड़ा होना विपक्ष का जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन विपक्ष का मतलब मात्र कांग्रेस नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश का फैसला क्या होगा जब 22 में चुनाव होगा, कि वहां पर भाजपा की सरकार वहां पर है, पूर्ण बहुमत की केंद्र में है, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस या और भी छोटे दल हैं, वो क्या समीकरण बैठेंगे वो आज मैं तय नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मुझे ये कि जब चुनाव आएगा तब चुनाव के हिसाब से, लेकिन आज विपक्ष को, सरकार को जगाने की ज़रूरत है। और ये मैं आप सबसे कह रही हूँ, अगर कोई गरीब किसान है, बेरोजगार युवा है, अगर आपको लगता है कि विपक्ष आपकी आवाज़ को नहीं उठा पा रहा, विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष को सत्ता नहीं सुन रही है, तो मैं आपसे कहूँगी, जेपी आंदोलन और अन्ना आंदोलन को याद कीजिएगा। वो जन आंदोलन थे,
जनता ने सत्ता को हिला दिया था। बेशक वो सत्ता कांग्रेस की रही हो, हमें अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से सीख कर इस देश को आगे बढ़ाना है, उसको सही करते हुए। तो इसी तरह मैं कहूँगी, अगर आपको लगता है तो देश के किसान, देश के बेरोजगार युवाओं को, देश के मजदूरों को आंदोलित होकर सरकार की जो दमन की नीतियाँ, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी और उसे झुकने पर मजबूर होना होगा, क्योंकि इसी में देश की एकता और भलाई भी है। मैडम, पब्लिक सेक्टर को जो है वो प्राइवेट किया जा रहा है। देखिए, मैं सिर्फ आज विपक्ष और लोकतंत्र की बात कर रही हूँ। अगर आप सही कह रहे हैं, अगर इस पर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो आप याद करिएगा कि जब 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो विपक्ष में भाजपा थी, और वो भाजपा जीएसटी का पूरा विरोध करती थी। वही भाजपा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश का विरोध करती थी। जब वो सत्ता में, मनरेगा, तीसरा सबसे बड़ा मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का विरोध करती थी। लेकिन वही जब सत्ता में आ गई तो जिन चीज़ों का विरोध करती थी, जीएसटी, एफडीआई और मनरेगा को, उन्हीं चीज़ों को केंद्र की भाजपा मोदी सरकार ने आज अपने बचाव के लिए एक बहुत बड़ा हथियार मान रही है और उसे लागू किया हुआ है। यही मैं कह रही हूँ, ये नीति है। ये नीति है कि आपकी मैं आपको फिर कह रही हूँ, हो सकता है कि देश पे आपदा आए, सरहद पर युद्ध हो, देश के ऊपर कोई बात आएगी तो बिल्कुल कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका में रहते रहते भी देश की सरकार के साथ पूरी ताकत के साथ एक से एक आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए खड़ी दिखेगी। उसका ये मतलब नहीं है कि हमने केंद्र के सामने घुटने टेक दिया, हम देश के लिए एक होंगे। और अगर यही विपक्ष को जरूरत पड़ेगी कि देश की सरकार अगर मजदूर विरोधी, देश विरोधी नीतियाँ ला रही, जैसे उत्तर प्रदेश में उदाहरण दे रही हूँ, कुलदीप सिंह सेंगर नाबालिग बेटी के बलात्कार में दोषी करार दिए गए, 10 साल की सजा हुई और उनकी कल बेल हो चुकी है। क्या विपक्ष को, उत्तर प्रदेश के विपक्ष, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को सड़कों पर आकर बेटी बचाओ के आंदोलन को याद दिलाने की जरूरत नहीं है सत्ता को? क्या ऐसे नेताओं को जो बचाया जा रहा है उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हम सबके घर में माँ, बहन, बेटियाँ हैं। तो ये चीज़ होती है, विपक्ष अपनी भूमिका को किस तरीके से जो है वो निभाएगा। मैं आपके फिर प्रश्नों का इंतजार कर रही हूँ। अगर आप एनडीए का देखेंगे, सीटों के अलावा 17 ऐसे दल हैं जो एनडीए का हिस्सा हैं। एनडीए और मोदी जी अकेले नहीं है, 17 पार्टियां, 303 के अब खुद हैं और टोटल मिलाकर 335 के करीब सांसद हैं। लेकिन विपक्ष में मैं बता रही हूँ, 1977 में जब जेपी आंदोलन हुआ और जनता दल की सरकार बनी थी, उससे पहले नेता विपक्ष नहीं हुआ करता था। 1977 में ये कानून लेकर आया गया और इस कानून में हुआ कि सदन में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए पक्ष के साथ विपक्ष का होना भी बेहद ज़रूरी है। 1977 में ये एक बिल लाया गया, जिस बिल में नेता विपक्ष, जो सबसे बड़ा नंबर में, जो सबसे बड़ा दल होगा, उस दल को अपना नेता विपक्ष जो है वो चुनने का अधिकार होगा और उसको बिल्कुल, जो हम पक्ष का नेता होगा यानी कि प्रधानमंत्री होगा, उसके बिल्कुल सामने वाली जो है विपक्ष की तरफ वाली कुर्सी दी जाएगी। और लेकिन मनमोहन सिंह जी के समय ये था कि नेता विपक्ष जो है वो लोकसभा से होना चाहिए। ये बेहद ज़रूरी होता है, जो सदन के सामने सदन का अध्यक्ष होता है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से आते थे, इसलिए सोनिया गांधी जी नेता विपक्ष के तौर पर यहाँ बैठती थी और सामने जो है लोकसभा से सुषमा स्वराज जी को हम लोग देखते थे कि वो लोकसभा से चुनकर आई थी और वो नेता विपक्ष के तौर पर बैठती थी। 1977 में बिल लाया गया, लेकिन आज नंबर ना होने की वजह से केंद्र की सरकार ने नेता विपक्ष का जो दर्जा है वो किसी को नहीं दिया। लेकिन वो सोच रहे हैं आवाज़ दबेगी, लेकिन सड़कों से इस आवाज़ का उठाए जाना बहुत। मायावती जी क्यों डर गई हैं बीजेपी से? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि डर मात्र उन्हें है जिनके पास बैगेज है, बोझ है, जिन्होंने कहीं कुछ गलत किया, जिन्हें सीबीआई, ईडी का डर है, जिन्हें आप डरा सकते हैं, जिनके पुराने आपने कुछ सत्ता में रहते हुए गलत काम किए हैं, उन्हें आप डरा सकते हैं। इसलिए शायद मुझे लगता है वो आज खामोश होकर, चुप करके अपने घरों में बैठ गए हैं और वो सत्ता पे हमला करने की बजाय विपक्ष से प्रश्न करते हैं, कांग्रेस से प्रश्न करते हैं कि कांग्रेस ने ये क्यों नहीं किया। कांग्रेस विपक्ष में है, 52 सांसदों के साथ है, तो पूरे देश के लोकतंत्र के विपक्ष की जिम्मेदारी अगर आप कांग्रेस पे डालेंगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी। ये उन सभी 25 जो अपने आप को विपक्ष में बताते हैं, उन दलों की हार नहीं, इस लोकतंत्र की हार होगी।
रंजीत ठाकुर हैं, अपनी माँ बहनों से इस तरह की बात मत कीजिएगा घरों में। मुझे तो सच में चिंता होती है आपकी भाषा सुन के अंधभक्तों की, कि आपकी माँ बहन बेटियों के साथ आप कैसा व्यवहार करते होंगे घरों के अंदर। बेचारियाँ किसी को बता भी नहीं पाती होंगी कि रात के अंधेरे में आपने अपनी खुद की माँ और बहन के साथ क्या किया होगा। दया आती है उनके पास। भगवान बचाए अंधभक्तों को, अंधभक्तों की माँ बहन को उन्हीं से नोचते होंगे मुझे लगता है अपनी माँ बहन बेटियों को, इनकी भाषा से लगता है। चलिए छोड़िए। देखिए, बात मेरी नहीं कि आप मुझसे खुश हैं, मुझसे खुश नहीं। अलका लांबा क्या है, 130 करोड़ की आबादी में एक अकेली महिला हूँ, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य हूँ और एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, और इसलिए उस पार्टी में हूँ क्योंकि वो पार्टी सबकी बात करती है। वो धर्म की, जाति की, बंटवारों की बात नहीं करती, नफरत की बात नहीं करती। वो गांधीवादी पार्टी है, इसलिए मैं उस पार्टी में हूँ। और आज की टाइप में मैं ना विधायक हूँ, ना सांसद हूँ, ना पार्षद हूँ, ना बड़े पदों पर हूँ, ना सरकारी बंगला है, ना गाड़ी है, ना मोटी तनख्वाहें हैं, और ना मैं सिर्फ एक छोटी सी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य और कार्यकर्ता हूँ। इसलिए मुझसे आप नाराज़गी ऐसे दिखा रहे हैं कुछ अंधभक्त, इसमें मैं इस देश की प्रधानमंत्री हूँ, फैसले मुझे लेने थे और मैंने या मेरी पार्टी ने नहीं लिए हैं। तो आपके प्रश्नों से आपकी खुद की मैच्योरिटी, आप कितने गंभीर हैं, कितने मैच्योर हैं, इसकी भी जो है वो समझ आता है। देखिए, आप कांग्रेस की एक विधायक की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से जो आती हैं, उनका भी कोई नस है जो दबा दी गई है। मैं आपको साफ बता रही हूँ। मैं 5 साल विधायक रही, 3 चुनाव लड़ी, 5 साल विधायक रही, 25 साल से राजनीति में हूँ। मुझे किसी से क्यों डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में रहते हुए कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि कोई मुझे डरा सके। लेकिन ये जो आप महिला सांसद विधायक की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, जो आज भाजपा के दबाव में कांग्रेस में होते हुए प्रियंका गांधी जी से प्रश्न करती हैं बसों को लेकर, उनकी कोई नस है, कमज़ोर नस, जो भाजपा के हाथ लग गई है। जिस तरह से बीएसपी की बहन जी मायावती जी की नस है ना, ऐसे कुछ नेताओं की नस जो है उन्होंने दबा दी है, जिसके दबाव में आवाज़ नहीं निकल पा रही है उनकी। देखिए, भाजपा के कुछ लोग, फिर मैं आपको कह रही हूँ, वो मुझसे पूछ रहे हैं पाकिस्तान, लाहौर, कश्मीर, मैं आपसे साफ कहूँगी, वो आपको आज के जो मुद्दे हैं ना, बेरोज़गारी, गरीबी, भूखमरी, सड़कों पर आज हमारे मजदूर पाँव में छाले पड़ रहे हैं, गर्भवती महिलाएं सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही, इनसे ध्यान भटकाने के लिए ये अंधभक्त और संघी जो हैं, क्योंकि आज मैं विपक्ष का पक्ष, विपक्ष की भूमिका, आप और हम विपक्ष में उसकी आवाज़ को बुलंद करने निकली हूँ, तो ये मुझसे गड़े मुर्दे उखड़वाने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो मैं बात करूँगी उसका जवाब इनके पास नहीं है। जो वर्तमान की सरकार है, जिसकी जवाबदेही बनती है, जो सब हालात देश में बदतर हो रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये आपको इतिहास के 50, 60, 70, 80 साल पुराने पन्नों में ले जाएंगे। ले जाने को मैं भी आपके सावरकर, गोडसे, सब पे जा सकती हूँ, पर मुझे मालूम है कि देश का युवा बेरोज़गार हो चुका है, देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी माइनस में जा चुकी है, भुखमरी की कगार पे। इनको नहीं मालूम, ये इनके पास सरकारी बंगले, गाड़ी, ऐशो आराम में है, इसलिए इन्हें नहीं मालूम है जो सत्ता में संघी बैठे हुए हैं। अभी तो गुजरात के अंदर, अब ये बात कर रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ, गुजरात के अंदर जो नकली वेंटिलेटर्स, जिस कंपनी को प्रधानमंत्री जी ने अपने पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ दिया था 5000 वेंटिलेटर के लिए, और मोदी जी के ही मित्र, वही मित्र जिन्होंने मोदी जी को 10 लाख रुपए का सूट भेंट किया था ना, वही मोदी जी के मित्र जिन्होंने 10 लाख का सूट किया था, पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ में वेंटिलेटर बनाने का काम इन्हीं को सौंपा गया था, और इन्होंने 10 दिन में वेंटिलेटर बना दिया, जिसका कोई अनुभव इनके पास नहीं था, और वो वेंटिलेटर पूरी तरह से नकली और फेक पाए गए, जिसका खामियाजा अहमदाबाद में कोरोना वायरस से लड़ रहे, नकली वेंटिलेटरों पे पड़े हुए, दम तोड़ रहे लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इनको हम आँख में डाल के प्रश्न करते हैं, इसलिए ये डरते हैं हमसे, इसलिए इनकी जो भाषा है ना, वो बदलती है। ये सटीक प्रश्न नहीं करेंगे कि सोनिया गांधी जी पे, प्रियंका गांधी जी पे, राहुल गांधी जी पे हमले करेंगे, ये नहीं कहेंगे। उन्होंने जो कहा है उस पे आएंगे, उस पे वही नहीं आएंगे। सो मैं आप सभी से कहूँगी, आप सत्ता में हैं या आप विपक्ष में हैं। अगर आप विपक्ष में हैं तो आज के हालात में
आपको विपक्ष में दिखना भी होगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, बीएसपी, एसपी, आम आदमी पार्टी, तीन ने कल की विपक्ष की मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। याद रखिएगा, तीनों की भाषा बहुत सॉफ्ट हो चुकी है भाजपा के लिए। जिस तरह से इनको उत्तर प्रदेश के जो हमारे गरीब मजदूरों के हालात के बारे में केंद्र से प्रश्न करना चाहिए था, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से प्रश्न करना चाहिए था, वो प्रश्न वो कांग्रेस से करते हैं। जहां पर कांग्रेस की ना देश में सरकार है, ना उत्तर प्रदेश में सरकार है, ना सांसद है, ना विधायक है। तो मैं आप सभी से कहूंगी, नॉट कांग्रेस इज स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एमएलए ऑफ योर पार्टी। देखिए, अब स्पेसिफिक बताइए, मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य हूँ और कार्यकर्ता हूँ बस। लेकिन अगर आप हमारे किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत मुझे देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अलका लांबा आपके साथ बिल्कुल इस बात की परवाह करे बिना कि वो हमारी पार्टी का नेता, मैं खड़ी मिलूंगी। आज दुख की बात है कि कुलदीप सिंह सेंगर की बेल हो जाती है, उसकी बेल होती है जो नाबालिग बेटी के बलात्कार में शामिल था, जिसे दोषी करार देकर जिसे 10 साल की सजा हुई। स्मृति ईरानी चूड़ियां तोड़ती थी, महिला बाल विकास मंत्री हैं। साक्षी महाराज उनका जेल में कुलदीप सिंह सेंगर का धन्यवाद करने गए थे जब चुनाव जीते थे। आज उनकी बेल हो गई, एक आवाज़ नहीं उठाती। लेकिन ये अलका लांबा आपको बता रही है, जब भवरी देवी कांड हुआ था ना राजस्थान में, तब हमारी सरकार थी। भवरी देवी कांड में जो विधायक मंत्री था वो हमारी पार्टी का था। आवाज़ उठाने वाली अलका लांबा थी, ये मैं आपको बता दूं। देखिए, बीएसपी के लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है, मैं आपको बताती हूँ। बहन जी तय कर लें कि वो सत्ता के साथ है या विपक्ष के साथ है, वो बीच में डोल नहीं सकती हैं, ये उन्हें साफ बता दीजिएगा, ठीक है। बहन जी कोई आसमान से उतरी हुई भगवान नहीं है, आपके लिए होंगी जो भी है, मेरे लिए नहीं है। एक महिला है, राजनीति में है, मुख्यमंत्री रही हैं, दलित समाज के नाम पर, अंबेडकर जी के नाम पर, काशीराम जी के नाम पर उन्होंने सत्ता हासिल की है और उसकी मिलाई खाई है, ठीक है। और आज उनसे प्रश्न ना किया जाए, आप में हिम्मत नहीं होगी। जो बीएसपी का कार्यकर्ता है, आप में वो हिम्मत, आप में वो दम नहीं है कि आप अपनी नेता से प्रश्न कर सकें, तो ये आपकी कायरता और आपकी कमजोरी है। मुझे क्यों कह रहे हैं? अगर कांग्रेस को विपक्ष में देखते हुए कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं से बहन जी प्रश्न करेंगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता तो बहन जी को आईना दिखाएंगे ही दिखाएंगे। लेकिन जो ये दलित कार्ड खेल रही है ना, उन्हें कहिए ये कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। हम लोग अंबेडकर जी का, अलका लांबा तो कम से कम अंबेडकर जी का बेहद सम्मान करती हैं। भाजपा संघ के खिलाफ जब हिंदू सिविल कोड एक्ट लाया गया था, नेहरू जी चाहते थे कि अंबेडकर उसको लाएं, क्योंकि उसमें महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते थे उसे वो खत्म करना चाहते थे, उस कानून से बदलना चाहते थे। इसलिए अंबेडकर जी का सम्मान सबसे ऊपर है मेरी आंखों में। काशीराम जी का संघर्ष मेरे सामने, बहन मायावती जी का संघर्ष, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लाते हैं वो 40 साल पहली। अरे सत्ता के लिए संघर्ष तो हर कोई करता है, मोदी जी ने भी किया है। सत्ता के लिए कौन संघर्ष नहीं किया? केजरीवाल ने भी सड़कों पर घिसटवाया अपने आप को। सत्ता के लिए संघर्ष तो हर कोई करता है। सत्ता में आने के बाद, सत्ता में पहुंचने के बाद, सत्ता हासिल करने के बाद क्या वही संघर्ष आपका गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार युवा, आम आदमी के लिए जारी रहता है? नहीं। आप अपनी सत्ता के महलों में कैद होकर रह जाते हैं, जो बहन जी भी कैद हो गई। उन्हें निकालिए उस सत्ता के महलों से, उन्हें दिखाइए गरीब, दलित, मजदूर के पांव के छालों को दिखाइए बहन जी को। मुझसे जितना पूछेंगे उतना मैं ललकारूंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं दलित सम्मान करना जानती हूँ, दांडी यात्री रही हूँ। महात्मा गांधी जी के जब 2005 में 75 साल पूरे हुए थे दांडी यात्रा के, तो अलका लांबा ने एक दांडी यात्री के तौर पर लगभग 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। और उस पैदल यात्रा में जहाँ जहाँ दलित बस्तियों में बापू उस समय रुके थे, अलका लांबा भी उन्हीं दलित बस्तियों में रुकी, उनके साथ खाना खाया, सफाई की, क्योंकि अलका लांबा किसी भी तरह की जाति, धर्म, ऊंच नीच, छुआछूत में विश्वास नहीं रखती है। अलका लांबा सबको सम्मान मानती है। मैं किसी को भी उसकी जाति और धर्म से ऊंच नीच नहीं मानती हूँ।
आप कहते हैं अरे बहन जी के भतीजे ने जो विदेश से पढ़ाई करके आया है, हाँ, हजारों के जूते पहनता है, बहन जी ब्रांडेड पर्स पकड़ती हैं, एक दलित बेटी, एक दलित बेटा अगर ऐसा करता है तो हमें मिर्ची लगती है? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। हमें मिर्ची तब लगती है, दुख तब होता है जब ये जो दलितों के नाम से नेता बनकर सत्ता में आकर मिलाई खा रहे हैं और नीचे का जो बेचारा दलित है वो आज भी शोषित है, आज भी पीड़ित है, आज भी उसके लिए आवाज़ उठाने वाले महलों में बंद हो गए हैं, इसलिए उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अगर यही सूड, यही लंदन से पढ़ाई करके उत्तर प्रदेश का दलित परिवार का बच्चे पढ़ कर आ रहे होते, उनकी ज़िंदगियां भी इतनी बेहतर होती, आज वो मजदूरों की तरह इस तरह से शोषित ना होते, उनकी बेटियों के साथ इस तरह से अन्याय ना हो रहा होता, तो हमें खुशी होती। लेकिन आज हो रहा, और बहन जी चुप हैं। बहन जी ने नेता भी किसे चुना है? अगर दलित बीएसपी के ही किसी उस युवा को चुना होता जिसने इस बीएसपी की पार्टी और झंडे को खड़ा करने के लिए, अंबेडकर की सोच को आगे ले जाने के लिए अपनी 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 पीठ पे लाठियां खाई हैं, अलका लांबा को खुशी होती, अलका लांबा सलाम करती उस बीएसपी के कार्यकर्ता को। लेकिन बहन जी ने किसको चुना? विदेश से पढ़कर आए लाखों के सूट बूट वाले, जिसको अभी तक आप संघर्ष करते हुए नहीं देख रहे। पूरा उत्तर प्रदेश मजदूर दलित अत्याचार हो रहे हैं, कहीं आपने देखा उनके साथ? नहीं देखा होगा। लेकिन नेता बीएसपी का बहन जी के बाद अगर कोई बनेगा तो वही बनेगा। राहुल गांधी जी को कम से कम, और प्रियंका गांधी जी कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई राज्यपाल नहीं है, कोई सांसद, कुछ नहीं है। सिर्फ पार्टी के बीच में रहते हुए जमीन पर उत्तर प्रदेश में संघर्ष करके अपना रास्ता बनाएंगे। अगर ऐसे नेता आते हैं हमें वो मंजूर है। राहुल गांधी जी भी कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, कुछ नहीं, कभी नहीं। सिर्फ एक पार्टी से चुनकर सांसद आए उत्तर प्रदेश से केरला तक, और संघर्ष कर रहे हैं लगातार। आप देख रहे हैं लगातार गरीब मजदूर किसान के बीच में वो जाकर संघर्ष कर रहे हैं, और वो कहीं पहुंचते हैं, हमें खुशी होगी। उस तरह बीएसपी के भी अगर नेता आएंगे तो खुशी होगी। लेकिन ये चमचागिरियां करना ना, ये पीछे पीछे चलना, ये छोड़ दीजिए। ये कार्ड खेलना भी बंद कर दीजिए, ठीक है ना? ये मुझे मत सिखाइए आप। और बेनकाब करिए ये जो अपने आप को कहते हैं हम विपक्ष में हैं, इन्हें बेनकाब करिए। सबसे बड़े दोगले, सबसे बड़े धोखेबाज यही लोग हैं, मैं आपको बता रही हूँ। इन्हें कहिए अपनी स्थिति को साफ कीजिए, स्थिति को साफ करिए। या तो आप सत्ता के साथ हैं और या आप नहीं हैं। अगर आप नहीं हैं तो आपको विपक्ष के उस पटल पर एक साथ आना होगा। ये चुनाव की बात नहीं करी, चुनाव में आप बेशक एक दूसरे के सामने लड़िएगा। बंगाल में कांग्रेस हो सकता है ममता बनर्जी के सामने लड़ेगी, उत्तर प्रदेश में भी हम लड़ेंगे, आप भी लड़िएगा। अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है। बहन मायावती जी सुना है भाजपा को समर्थन देने जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा प्रश्न प्रियंका गांधी से करती हैं वो। तो मैं आपको सबको यही कहूँगी कि विपक्ष के वापिस मैं कह रही हूँ, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, विपक्ष कमज़ोर कमज़ोर, बंद करिए कहना। अगर आप सत्ता के साथ नहीं हैं तो आप विपक्ष हैं, आप विपक्ष हैं। आप अगर बेरोजगार युवा हैं और सत्ता आपको आपका हक नहीं दे रही तो आप विपक्ष हैं। अगर आप किसान हैं और सरकार आपको आपकी फसलों का उचित मूल्य नहीं देती है तो वो सरकार आपके खिलाफ है और आप विपक्ष हैं। अगर आप गरीब मजदूर हैं, सरकार आपके खिलाफ मजदूरों के कानून में तब्दीली करके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाती है तो ये सरकार आपके खिलाफ है। और किसान, यहाँ का मजदूर, बेरोजगार युवा विपक्ष है, ये आपको समझना होगा। अगर खाली ये जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर छोड़ देंगे कि कांग्रेस विपक्ष में कमजोर है, तो मैं आपको फिर कहूँगी सुषमा स्वराज का भाषण सुन लीजिएगा। विपक्ष की भूमिका क्या है वो आपको समझा देंगी। कुचला जाता है विपक्ष को, डराया जाता है। हमारे नेता भी जेल गए लेकिन डरे नहीं। कर्नाटका के हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेजा, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेजा, और हमारे बहुत नेताओं को, पी चिदम्बरम जी को जेल भेज दिया। वाह! लेकिन डरे नहीं, जेल गए, बेल हुई, वापस आए हैं और आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं। इनकी तरह नहीं डर के, मुंह पे ताले लगा के, बीएसपी के बहन जी की तरह या दिल्ली के भाई साहब केजरीवाल की तरह बिल्कुल पलटी मार जाओ। बाकी अखिलेश यादव को कहूँगी, युवा हैं, भविष्य अच्छा है। समाजवादियों को कहूँगी, अपने नेता को समझाइए। बहुत दूर तक और बहुत ऊंचाई तक उन्हें हिंदुस्तान की राजनीति में जाना है, और हिंदुस्तान की राजनीति में युवाओं की सख्त ज़रूरत है। लेकिन वो जो बीच का खेल खेल रहे हैं ना,
शायद उनके पिताजी के बस का होता, क्योंकि एक लंबा अनुभव था राजनीति का, संघ भाजपा को जानते थे वो, उनके साथ भी बहुत उन्होंने, जब वो रथ यात्रा आ रही थी तो यूपी में रोकने का काम उनके पिताजी ने हिम्मत दिखाने का किया था कि वो नहीं आने देंगे, तो वो उनके पिताजी शायद संभाल जाते। लेकिन अखिलेश यादव जी आप नहीं संभाल पाएंगे। अगर आप बीच में दो नाव में सवार होंगे तो आपका डूबना तय है। इसलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में युवाओं को देखती हूँ, जितना उनका जो जुड़ाव है, जितना वो खिंचाव अखिलेश यादव की तरफ है, शायद ही वो बहन जी मायावती जी की तरफ किसी युवा का होगा। लेकिन उसको आप सही अगर दिशा नहीं देंगे तो वही हाल होगा जो आपका उत्तर प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा में हुआ है। मैं साफ आपसे कह रही हूँ, आपने बहन जी के साथ मिलकर भी दोनों ने चुनाव लड़ लिया था, लेकिन हुआ क्या? क्योंकि आप दो नाव में सवार हो गए थे, लोगों को समझ ही नहीं आया है। और बीएसपी के लोगों को कह दूंगी कि आप अगर ये सोचते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व एक दलित नेता ही कर सकता, तो आप गलत फहमी में है। मैं आपको बता रही हूँ, ये मात्र दलितों के दम पर, दलितों की बात कर करके सत्ता में आकर उन्हीं दलितों को भूल जाते हैं, उसी समाज से आते हैं, उन्हें भूल जाते हैं, अपने महलों में खामोश हो जाते हैं। आपने देखा वो क्या नाम है, भीम सेना करके दलित लड़का है, आंदोलन कर रहा है, बहन जी को पसंद नहीं, आपस में भिड़ लिए। और मैं तो अभी पिछले कुछ दिन से, मुझे तो पता नहीं था कि ट्विटर पे भी बीएसपी के लोग हैं। फिर उनके एक बड़े नेता ने कहा, अरे हम दलित लोगों, सुनिएगा, ये बीएसपी के नेता का बयान है, ध्यान से सुनिए। वो नेता कह रहे हैं बहन जी के तो ट्विटर पे 1 लाख फॉलोवर हैं, माफ़ी चाहूँगी 10 लाख, 1 मिलियन, 10 लाख फॉलोवर हैं। वही मैंने अखिलेश को देखा, उसके 11, उसके कितने थे, मतलब 11 मिलियन होता है 1 करोड़ से ऊपर। तो फिर वहाँ पर तर्क दिया कि नहीं बहन जी तो बड़ी नेता हैं, उनके बेशक 10 लाख फॉलोवर होंगे ट्विटर पे, पर इसलिए क्योंकि वो जो दलित समाज का युवा है ना, वो बहुत पिछड़ा हुआ है, वो अभी दुनिया से जुड़ा नहीं है, उसके पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये तर्क देकर मुझे लगता है जो ये तर्क देते हैं उन्हें खुद को इस शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए कि आप दलित नेताओं के नाम पर राजनीति करके सत्ता में पहुंचकर अपनी जिंदगियों में तो इतना बदलाव ले आए कि आपके भतीजे भांजे विदेश पढ़ने जाते हैं और ब्रांडेड सूट बूट पहनते हैं, लेकिन वो दलित जिसके नाम से आप सत्ता में आई थी, वो दलित, आप खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि आज भी देश और दुनिया से, नई टेक्नोलॉजी से, स्मार्टफोन से कटा हुआ है, पिछड़ा हुआ, क्योंकि आपने सिर्फ सत्ता में रहते उसके नाम की राजनीति की। और आज जब आप सत्ता से बाहर हैं, उसके साथ अत्याचार हो रहे हैं, दलित समाज के साथ, उनकी बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, और आप अपने घर से मिलकर उस बेटी, उस पिता को उस घर में जाकर, बहन जी के पास समय नहीं है, जाकर मिल पाए। आप समझ रहे हैं? कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में अपने आप को पूरी मजबूती के साथ खड़ा कर रही है। और मैं आपको कह रही हूँ, कांग्रेस पार्टी ने अगर मुझे जिम्मेदारी किसी भी तरह की सौंपी कि मुझे उत्तर प्रदेश में जाकर उत्तर प्रदेश के एक युवा को जाति, धर्म, वेश, भाषा, भूषा, ये सब नफरत की राजनीति जो होती है उससे हटाकर असल मुद्दों पर लाना है, बेरोजगारी, गरीबी, अर्थव्यवस्था, उनकी ज़िंदगियों में एक बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए अगर मुझे भी पार्टी जिम्मेदारी देती है कि मैं प्रियंका जी के हाथों को मजबूत करूं वहाँ पर, तो मुझे बेहद खुशी होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की आबादी, देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबने वहाँ पर सत्ता में राज किया है। बहन जी ने सत्ता चलाई पूर्ण बहुमत की, अखिलेश जी को मौका मिला, उसके बाद अभी अखिलेश के बाद योगी आदित्यनाथ की केंद्र में और दिल्ली में, लखनऊ में, दोनों तरफ पूर्ण बहुमत की अपने दम की सरकार है। आप समझ रहे हैं? फिर भी हालात देख लीजिएगा। तो मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ। मैं आप सबसे कह रही हूँ, मुद्दों से मत भटकिए। चाइना को आंखें लाल करके दिखाने की ज़रूरत की हिम्मत की बात की थी प्रधानमंत्री जी ने, और चाइना से लगा हुआ छोटा सा देश नेपाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की सरकार को लाल आंखें करके दिखा रहा है। देश की जीडीपी, अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई है, भुखमरी, बेरोजगारी अपने चरम पर है। पीएम केयर फंड के नाम पर लाखों के प्रधानमंत्री को सूट देने वालों को 2000 करोड़ के वेंटिलेटर, नकली वेंटिलेटर 10 दिन में बनाने का काम दिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? आवाज़ उठाइए,
मत रहिए मात्र कांग्रेस के दम पर। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को, चाहे प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, सोनिया गांधी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, हम सब पूरी दम से उठा रहे हैं, बिना डरे बिना झुके, इस सत्ता के सामने जो तानाशाह हो चुकी है, जो क्रूर हो चुकी है, उससे लड़ रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, इस देश में सरकारों को तानाशाह होने से रोकना है, तो विपक्ष की आवाज़ को आपको मजबूत करना होगा। अरे भाई, अगर हमसे नहीं हो पा रहा तो टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है? इसको बोल, यहाँ से जा ना, जाके नींद ले ले, खाना खा लिया होगा, 2-3 बज गए, हमारा कोई टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसे अंधभक्त है ना, पता नहीं। चवन्नी का कहीं और जाके ट्वीट कर लो, मोदी मोदी के नाम का, चवन्नी पर रात तक 1-2 रुपया तो कमा लोगे, घर में रोटी ला के खा लोगे, भूखे मरोगे, वरना यहाँ क्या मिलेगा तुमको? यहाँ तो तुम्हारे लिए मैं ये लाइव करती भी नहीं हूँ, अंधभक्तों के लिए, संघियों के लिए, है ना। तुम तो जाओ, मजदूर सड़कों पर पैरों में छाले पड़े, जाओ उस मजदूर के सामने मोदी मोदी करो, है ना, दे जूता मारेगा तुम लोगों के मुंह के ऊपर ना। सो मैं आप सभी से कहूंगी, दोबारा कह रही हूं, सदन के अंदर अगर विपक्ष की मैं वापस आपको बात कर रही हूँ, 108 सांसद मात्र 543 में जो है, मात्र 108 सांसद विपक्ष के हैं। सदन के अंदर भाजपा के पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, किसी तरह का कोई डर नहीं है, 2024 तक उन्हें कोई नहीं हटा सकता। इसलिए वो देश के मजदूरों के खिलाफ कानून बदल कर ला रहे हैं। वो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के खिलाफ थे, विरोध किया, पार्लियामेंट बंद किया, सड़कों पर आंदोलन किए GST और FDI के खिलाफ, और आज उसी में उन्होंने उसको जो है पूरी तरह से FDI और GST को लागू करके, यानी कि सारे वो काम जिसका वो विरोध कर रहे थे, ढोंग कर रहे थे, मैं कहूँगी विरोध के साथ ढोंग, क्योंकि आज उन्हीं को वो लागू कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते थे कि कांग्रेस, मनमोहन सिंह जी की सरकार मनरेगा लाकर, FDI लाकर, राइट टू फूड लाकर, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार लाकर मनरेगा अच्छे काम कर रही है। लेकिन विपक्ष में था, इसलिए विरोध करना था, तो उन्होंने विरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आज राहुल जी के जो भाषण है ना, ये लोग एडिट करते हैं, आवाज़ डालेंगे, 3 सेकंड का वीडियो उठाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के, अगर आप जब वो विपक्ष में थे उसके भाषण, और आपको भाषण उठाइए, आपको एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। निकालिए और इनके मुंह पर मारिए, इनके मुंह पर मारिए वो वीडियो जो प्रधानमंत्री मोदी जी, चाहे रुपए के गिरते रुपए को, पेट्रोल डीजल के दाम को, FDI को, GST को, मनरेगा के लिए प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, है ना, पार्लियामेंट में खड़े होकर, लाइए वो वीडियो, एडिट नहीं करनी है, उठाइए और मुंह पे मारिए इनको बेनकाब करिए, ठीक है। चुप तो तुम्हारी माँ भी नहीं मुझे करवा सकती है। संगी अनभक्त है, कोई बात नहीं, इनको ना रोटी हजम नहीं होती है, इसलिए ये लोग बिन बुलाए मेहमान बनकर कहीं भी घुस जाते हैं। वो शादी बारातों में देखते हो ना, वो बारात देती है तो वो बीच में घुस जाते हैं कुछ लोग और खा पी के निकल जाते हैं। ये अंधभक्त ना बिल्कुल वही हैं, भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे अगर ये चवन्नी का ट्वीट नहीं करेंगे, या हमारी जो बात, विपक्ष के लोग, हम विपक्ष की पार्टियाँ, विपक्षी दल बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को ताकत देने की, ये बीच में अपनी वही ना, वो भुखमरों की तरह घुस जाते हैं बारात में, बिन बुलाए मेहमानों की तरह, और खा पी के जो है वो बाहर जाकर जो है फिर वही। ठीक है, मैं अब आपसे, बहुत लंबी बात हो गई, 2000 हमारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं। पहली बार कोशिश की कि आपके प्रश्न पढ़ सकूं और लोकतंत्र और विपक्ष से संबंधित और बात कर सकूं, लेकिन मुझे ये सब बहुत अच्छे करना नहीं आ रहा, क्योंकि 4-4 लाइनों की बातें हो रही हैं, उनको पढ़ना, उनका जवाब पढ़ना, तब तक बहुत से प्रश्न निकल जाते हैं। मैं कोई और दूसरा तरीका, जूम बताते हैं या स्काइप पे हम लोग कुछ लोगों को आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात कर सकते हैं, लेकिन मैं सभी से कहूँगी, दोबारा कह रही हूँ, ये देश आपका, हमारा, सबका है। इस देश के अंदर तानाशाह सरकार के सामने आपको लड़ना होगा, आपको अपने लिए नहीं लड़ना होगा। अलका लांबा किसान नहीं है, फिर भी किसानों के लिए आवाज़ उठाती है। अलका लांबा बेरोज़गार नहीं है, फिर भी बेरोज़गार युवाओं के लिए आवाज़ उठाती है। अलका लांबा कोई शोषित महिला नहीं है, सशक्त महिला है, फिर भी उन शोषित, बलात्कार की शिकार हमारी बेटियों के लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ। मैं कोई वो मजदूर नहीं हूँ जो पसीना बहाकर देश के राष्ट्र का निर्माण करता है, लेकिन मैं उनकी आवाज़ उठाती हूँ। मैं बस यही उम्मीद देश के हर युवा से, खास से जो साथी मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आवाज़ बनिए, उनकी आवाज़ बनिए। आपको बहुत सुकून मिलेगा
आप सोचते होंगे हम क्या कर सकते हैं, आपको लगता है हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम आवाज़ बनकर उस गरीब मजदूर, किसान, बेरोज़गार की आवाज़ बनकर चीख चीख कर सत्ता के कानों के पर्दे फाड़ सकते हैं। हम उन्हें झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। जो उन्होंने चुनाव में वायदे किए उसे लागू करने के लिए उनको उनके घुटनों पर ला सकते हैं। ये दम देश की जनता युवाओं में है। अकेले मत समझिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की जो वीडियो हैं, एक दूसरे की जो बात है, जब एक दूसरे को लगता है कि हाँ मेरा भी यही सोच है, मेरा भी दर्द इसमें शामिल है, तो हम उसको शेयर भी करते हैं। हम उसे शेयर करते हैं क्योंकि हम एक समान सोच के लोग हैं, हम समान सोच के लोग हैं। लेकिन अपने नेताओं को समझाइए। ये जो दो नाव में सवार है, मैं दोबारा नाम ले रही हूँ, 17 पार्टियां हैं जो सत्ता के साथ एनडीए का हिस्सा हैं, सत्ता में बैठ के मिलाई खा रही हैं, मजदूर सड़कों पर हैं। दूसरा 22 दलों के साथ कल सोनिया गांधी जी ने मीटिंग की जिसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। 60% आबादी पे आज भी विपक्ष का जो है वो शासन है, विपक्ष का। इसलिए इस विपक्ष को 60% देश की आबादी को सुनना देश की तानाशाह सत्ता की मजबूरी है, उसे सुनना होगा। तो या तो ये लोगों को कह दीजिए, खासतौर से एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी को साफ तरीके से, अगर संघ की खाकी निक्कर पहन ली है तो डर क्यों रहे हो, बोल दो डाल दी है। नहीं बोलोगे तो भी हमको समझ आ रहा है क्योंकि आप बोल नहीं रहे, इसलिए समझ आ रहा है कि आप एनडीए का भाजपा के साथ, संघ के साथ ना होकर भी आपकी खामोशी और कांग्रेस से प्रश्न करना दिखाता है कि आप उनके साथ हैं। 22 दल जो कल आए कांग्रेस अध्यक्षा की मीटिंग में, ममता बनर्जी जी हों, बंगाल के मुख्यमंत्री हों और बाकी, उन सब का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इकट्ठे होकर राजनीति नहीं की, आपने देश की सरकार को गिराने की बात नहीं की, आपने गरीब, मजदूर, बेरोजगारों के बैंक खातों में न्याय योजना के तहत 7,500 डालने की बात की, आपने किसानों को उनके खेती के जो है उचित मूल्य देने की बात की, आपने टेस्टिंग बढ़ाने की बात की, आपने सरकारों को एक दूसरे को आर्थिक तौर से सीधे पैकेज देने की बात की है। घोषणाएं कर करके, खोखली घोषणाएं करके, वाह वाह ये लूट के फेक फर्जी वीडियो बनाकर आज आप सत्ता में, आपके पास धन, बल, पैसा, सरकारी मशीनरी सब कुछ है, इसलिए आपका झूठ मैं देखती हूँ, रीट्वीट्स देखती हूँ, झूठे रीट्वीट, झूठे फर्जी संघी भक्तों के हजारों में पहुंच जाते हैं और एक सच बेचारा कछुए की चाल चलता चलता पीछे पहुंचता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। वो कछुए खरगोश की कहानी के साथ ख़त्म करूंगी। एक बार खरगोश और कछुए की रेस लगाई जाती है तो लोग सोचते हैं कि ये कैसे होगा, ऑफ कोर्स खरगोश ही जीतेगा और कछुआ हार जाएगा। लेकिन ये होता है कि खरगोश जो है वो सोचता है कि कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं सो जाता हूँ, वो सो जाता है खरगोश, और कछुआ लड़ाई को जीत जाता है। तो मैं आपसे वही कह रही हूँ, ये जो इनका झूठ खरगोश की तरह आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन विपक्ष भी सच को लेकर बेशक बहुत धीरे कछुए की तरह चल रहा है, पर जीत सच्चाई की होगी। मैं आप सभी से कहूँगी, दोबारा कह रही हूँ, जितने लोग, जितने युवा साथी देश भर के सुन रहे हैं प्लीज़ तय करिए। देश को ज़रूरत है आवाज़ों की, जो देश की तानाशाह सत्ता को, गरीब, मजदूर, किसान, बेरोज़गार की आवाज़ को सुनवा सके। मैं आप सभी से इस बात की अपील करती हूँ। और आज का मेरा सिर्फ वीडियो इसीलिए था कि कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी करके आप जो विपक्ष में भी हैं वो सत्ता से ना प्रश्न करके कांग्रेस से प्रश्न करेंगे तो माफ़ी चाहूँगी, आप विपक्ष को कमज़ोर कर रहे हैं, और विपक्ष में कमज़ोर का मतलब है देश के लोकतंत्र का कमज़ोर होना। बस इतना आपसे कहना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ दो नाव में जो सवार नेता हैं उन्हें समझाइए, खुलकर आइए आगे, लड़िए इनसे डरिए मत। क्या होगा, FIR कराएंगे आपके खिलाफ अगर आप इनको आईने, सच के आईने दिखाएंगे। गलत बात करने को नहीं कह रही, किसी की जाति, धर्म, भावनाओं को, भाषाओं को, नेता कोई ठेस मत पहुँचाइए, पर तथ्यों पर बात करनी होगी। बीएसपी की नेता ने प्रियंका गांधी के लिए कहा था, जब प्रियंका जी मजदूरों के लिए बसें भिजवा रही थी तो बीएसपी के नेता ने कहा कि प्रियंका गांधी जो है वो घड़ियाली आंसू, कहावत है, घड़ियाली आंसू खा रही है। हमने तो कुछ उस पर रिएक्ट नहीं किया। अगर मैंने कह दिया कि कुछ नेता बरसाती मेंढक की तरह होते हैं, सिर्फ चुनाव में बाहर आते हैं
और टर करके वापस अपने महलों में चले जाते हैं। जब चुनाव नहीं होता है, जनता सड़कों पर होती है, दलित समाज सड़कों पर होता है, उनके साथ शोषण होता है, तब ये आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? मिर्ची लग गई। मिर्ची तो हमें भी भाई साहब लग सकती थी, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहावतों में बात कही जाती हैं। मुझे खुशी है कि मेरा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। और जो मुझसे माफ़ी मांगने के लिए ट्रेंड चला रहे थे, मैं आपको कह रही हूँ, आपने अपना समय बर्बाद किया है। आपने अलका लांबा माफ़ी मांगे का ट्रेंड चलाकर अपना समय बर्बाद किया है। आप अलका लांबा से माफ़ी मंगवा रहे हैं, अलका लांबा को घेर रहे हैं। अरे अलका लांबा की क्या औकात हैसियत है? मैं अलका लांबा 130 करोड़ की आबादी में कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और बीएसपी का पूरा तंत्र, पूरे बड़े नेता अलका लांबा माफ़ी मांगे। अरे हिम्मत और दम हो, रीढ़ की हड्डी में जान हो तो मांगो माफ़ी के ट्रेंड चलाओ। योगी आदित्यनाथ माफ़ी मांगो, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री माफ़ी मांगो, तब तो दम मैं मानूंगी आप में और आपकी नेता में। बड़े आए माफ़ी मंगवाने के लिए और आपको आईना दिखाती रहूँगी, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता बनकर तो दिल्ली में बैठा और उत्तर प्रदेश के महलों में बैठी बिल्कुल भाजपा की प्रवक्ता की ज़ुबान बोल रहे हैं कि हिम्मत नहीं है कि ये सत्ता में बैठे लोगों से प्रश्न कर पाएँ। मैं सिर्फ आपसे यही इजाज़त लूँगी और आप सभी से कहूँगी, मैं अलका लांबा आपसे वापस यकीन दिला रही हूँ, देश की सरकार देश हित में अगर काम करेगी, देश हित में काम करेगी, और जब जब देश पे किसी भी तरह की विपदा और आपदा आएगी, अलका लांबा और अलका लांबा की पार्टी आपको देश की सरकार के साथ खड़ी मिलेगी। और अगर देश की सरकार चुनाव में किए हुए अपने वायदों को भूलेगी, तो यही अलका लांबा और इसकी पार्टी कांग्रेस उस देश की सरकार को उसके किए गए चुनावी वायदों की बार बार याद दिलाएगी। और अगर ये पार्टी अपने स्टैंड में बदलाव लाएगी, जैसे दिल्ली के केजरीवाल ने सीए का समर्थन किया, नागरिकता कानून का, 370 धारा कश्मीर का समर्थन किया केजरीवाल और आपकी बहन जी मायावती ने, पूर्ण राज्य का दर्जा मांगते कश्मीर में पूर्ण राज्य को दूसरे राज्य बना दिया, उसका समर्थन है। तो ये मतलब है कि अगर आप अपनी कथनियों से हटेंगे तो आपको बेनकाब करेंगे, और अगर आप जन विरोधी नीतियां लाएंगे मजदूर गरीब किसान के खिलाफ और अपने बलात्कारी नेताओं को बचाएंगे, तो अलका लांबा और इसकी पार्टी खड़े होकर आपका विरोध करेगी, दम कर विरोध करेगी। आप एफआईआर से डराएं, आप जेल भेज दीजिए, आप फांसी चढ़ा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? अमर तो कोई होने वाला है नहीं है, कोई अमृत पीकर तो आए नहीं कि अमर हो जाएंगे। उम्र सबकी देख लीजिए, शायद ही कोई नेता पुराना देख रही हो जिसने 100 साल पूरे किए हो या 90 पूरे किए हो, 90 के आसपास निकल लिए, हम भी निकल जाएंगे, कोई अमर तो होने नहीं वाले, इसलिए डर किसका है? पुलिस का, एफआईआर का, जेल भेज दोगे, आप हमें फांसी चढ़ा दोगे, कर लो। और जहाँ तक हमारी छवि की बात है, क्योंकि जब महिलाएं पूछती हैं तो ये उनके चरित्र पे हमला करते हैं। वो तो संघी भक्तों ने पिछले 6 साल से किसी देश की ऐसी महिला को छोड़ा ही नहीं है जिन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से प्रश्न किए हों और इन्होंने उनके ऊपर उनके चरित्र हनन ना किए हों। पिछले 6 सालों में अब कहते हैं ना, वो हमारे भी अब कान पक गए, अब असर नहीं होता है, क्योंकि इनकी भाषा से तो मुझे अपने से ज़्यादा इनके संघी भक्तों की, इनके खुद के घर के अंदर इनकी माँ और बहन की चिंता होती है कि उनके साथ ये रात को क्या करते होंगे। सच में चिंता होती है इनकी भाषा से। भगवान उन्हें बचाए, हमारी तो खैर है। बाकी आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी साथियों से वीडियो शेयर करिएगा। कोशिश करूँगी आपसे अधिक से अधिक सबसे जुड़ पाऊँ, ताकि जो लोग विपक्ष की आवाज़ है, मजदूर, किसान, बेरोज़गार की, दलित की आवाज़ हैं हमारे, उन जो शोषित हैं, उनको हम उनके हक, उनके अधिकार दिला पाएँ, इस सत्ता को जगा पाएँ। और बिल्कुल परवाह मत करिए, इन अंधभक्तों पर किसी का जोर नहीं है। आपने अच्छे ट्वीट किए यहाँ पर, अब अपने नेताओं को, उनके कई अंधभक्तों को दिखा दीजिएगा। प्रति ट्वीट, प्रति मैसेज चुन्नी मिल जाएगी। घर में आज का राशन डाल के खा लीजिएगा, वरना सुबह तक भूखे मरे पड़े होंगे अपने घरों में। कोशिश करती हूँ कि इन पे ध्यान ना दूँ, सबको बोलती हूँ कि आपका ध्यान भटकाएंगे, अखंड भारत बनाने की तरफ ले जाएंगे, ये आपको यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान को भिड़वा देंगे, ये आपको हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ ले जाएंगे, ये मुसलमान को गाली देंगे, दलित को गाली देंगे, ये बहुत कुछ करेंगे। इन्होंने अयोध्या में राम और रहीम को लड़वाया था और अब ये राम को बोध से लड़ाने की सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? ये सिर्फ आपका ध्यान असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। तो मैं माफ़ी चाहूँगी, इनके इस तरह के ट्रेंड को आप इग्नोर करिएगा और अलका लांबा पे ट्रेंड करने से बेहतर होगा, अलका लांबा से माफ़ी जो मांगने का ट्रेंड कराते हो,
क्यों मुझे फेमस कर रहे हो, कोई फ़ायदा है नहीं है। लोग भी पूछते हैं अलका लांबा कौन है जिसके नाम का ट्रेंड चल रहा है, अपना समय बर्बाद करते हो। इसलिए बेहतर होगा अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, गर्दन सीधी करिए, ऊँची करिए और पूछिए सत्ता में बैठे लोगों से। जय हिंद, जय भारत।